प्रोग्राम है, क्योंकि जनता के मुद्दे जनता के बीच में हम लेकर के आते हैं। और बात आज होगी यहाँ पर देहरादून की, उत्तराखंड की, और उत्तराखंड में देहरादून में मौजूद आईएमए की। आप सभी जानते हैं आईएमए क्या है। देहरादून में जो एकेडमी है, जानते हैं उसके बारे में, आईएमए के बारे में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जानते हैं आप सभी। अब उसके आसपास का जो एरिया है, तकरीबन 20 एकड़ का जो एरिया है, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट के वक्त में उस पर एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए उसको जो है दिया गया था, एक ट्रस्ट के द्वारा जो है उसको यूज करना था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि सरकार अब जनता जनार्दन की वजह से जो है वो बदल गई और बीजेपी के खाते में आप लोगों ने वोट कर दिया। अब इसके बाद ये मसला जो है अब जाकर के उठा, एक रिपोर्ट सामने आई है कि वही 20 एकड़ की जो जमीन है, अब उस पर एक मुस्लिम आबादी और एक बस्ती जो है वो बसाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश जो है मदनी, क्योंकि जिस ट्रस्ट का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो ट्रस्ट के अगर अध्यक्ष को देखें, उनके अगर हम कहें कि एक ओनर को देखें तो वो मदनी साहब ही हैं। और मदनी साहब के ही करीबी जो है वो देहरादून के आईएमए के आसपास के 20 एकड़ जमीन को धीरे धीरे करके खरीद रहे हैं और खरीद करके वहां पर मुस्लिम बस्ती बसाने की एक कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के अब उत्तराखंड की सरकार यानी धर्मी सरकार की तरफ से जांच बिठा दी गई है। क्योंकि मसला सिर्फ एक मुस्लिम बस्ती का नहीं है, मसला यहाँ पर सिक्योरिटी का भी है। क्योंकि जहां पर ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसके आसपास का एरिया, वहां पर किसी भी तरह से कोई रेसिडेंशियल चीजें नहीं होनी चाहिए, वहां लोग नहीं होने चाहिए, और सिर्फ वो पहले जो इस्तेमाल है वो कृषि के लिए किया जाता था, लेकिन अब वहां पर लोगों को बसाया जा रहा है, घर का निर्माण हो रहा है, इमारतें जो है वो बनने की एक तैयारी हो रही है। और ऐसे में अब जांच की आज उस 20 एकड़ जमीन पर और साथ ही साथ मदनी के जो करीबी है मौलाना साहब, उनके ऊपर में भी है। इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं, रुद्र प्रताप जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत हो जाए। और हमारे साथ नवीन दुबे जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं, आप दोनों के पास हमारे पहले जनता से मुखातिब होते हैं, आप लोग क्या सुनाना चाहेंगे? क्योंकि देखिए बहस तो जबरदस्त होगी बाद में, उससे पहले कुछ सुना दीजिए, शेरो शायरी, गाना। अरे कुछ तो गाया होगा आपने, कभी नहीं गुनगुनाया? ऐसा होता ही नहीं। कुछ शेरो शायरी सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। अरे कोई गाना सुना दीजिए, फिल्मी गाना ही सुना दीजिए। चलिए, आप लोग में से कोई कुछ सुनाना चाहेगा? कोई शेरो शायरी, कोई गाना? हाँ, अच्छा, पॉलिटिकली कुछ कहना चाहे राजनीति पर, इसी आईएमए के आसपास की जमीन को लेकर के? कोई कुछ नहीं। फिर इतनी भीड़ किस लिए भाई, जब आप लोग मुद्दे ही नहीं रखेंगे? ऐसे देख करके नहीं ना, बातें रखने की भी तो जरूरत है। बुलडोजर को देहरादून की सैर पे भेज दीजिए, बस्तियां अपने आप खाली हो जाए। बाबा के बुलडोजर को देहरादून की बस्तियों में भेज दीजिए, अपने आप शहर जो है वो खाली हो जाएगा। क्या आप लोग भी मांग रहे हैं बुलडोजर वहां पर भी? जय श्री राम। अब लग रहा है जोश आया आप लोगों में, कुछ कहना चाहेंगे? आइए, आइए, सामने आइए आप। अच्छा, वक्त लगेगा आप। हाँ, गांधी जी की गलतियां हम कब तक भुगतेंगे? अच्छा, धर्म के नाम पे आज अलग हो गया था। हाँ, तो धर्म के नाम पे रहने देते ना। अब पूरी जो पब्लिक आ रही है गांधी जी के बाद, वो सब भुगतेंगे। आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। अब यहाँ भी आने, जहाँ जहाँ पे भी मिलिट्री होगी वहाँ पर अपनी बस्तियां बसाएंगे। अगर यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं ना, जहाँ जहाँ पे ऐसी जगह मिलेगी वहाँ पे भी ये जाएंगे। जी, लग रहा है ये डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। आप लोग में से कोई? अच्छा, कोई कविता वितर भी नहीं? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग में से पीछे में इतने लोग हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? हाँ, कोई कुछ नहीं। इतनी भीड़ आप लोग, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाह रहे। पता है, ये अफसोस है, ये अफसोसजनक बात है। आप लोग को बोलना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। आइए, बोलिए। अच्छा, आप तो कल भी बोलते हैं। हाँ, मुद्दा शुरू होने तो, अच्छा, मुद्दा शुरू होने देते। चलिए ठीक है, तो हम नवीन जी आपसे शुरुआत करते हैं और ये बताइएगा, ये आईएमए के आसपास की जो जमीन है, पहले कृषि के लिए, फिर उसके बाद इस्लामिक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, और अब उसके बाद मुस्लिम बस्ती बनाने की कोशिश, क्या देख रहे हैं? डेमोग्राफी चेंज की तरफ आगे बढ़ते हुए या फिर इसके पीछे की कोई और भी मंशा? कुल मिला के किरण जी, ये मैटर जो है ये सरकारी निकम्मापन है, सरकारों का निकम्मापन है, प्रशासन का निकम्मापन है। देखिए, जहां सेना की कोई भी गतिविधि होती है, सेना के चाहे वो कैंप हों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, वहां से हमारे देश के सैन्य अधिकारी निकलते हैं। पहला
जो स्थान होता है वो वही होता है सेना की मजबूती का। और अगर उसके इर्द गिर्द कोई इस तरीके की गतिविधि हो रही है, ठीक है, वहाँ किसानों की जो जमीन थी वो हिंदू किसानों ने मुस्लिम किसानों को बेची या मुस्लिमों को बेची, उसके बाद ट्रस्ट ने लिया। मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रस्ट ने लिया। वो ट्रस्ट अगर इस तरीके की कोई हरकत कर रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं रोक लगा रही है? और ऐसे ट्रस्ट को बोले कि भाई आपको चाहिए तो स्पेशल प्रोविजन है हमारे यहाँ लैंड एक्ट के अंदर, आप एक्वायर करिए उस लैंड को और उनके एवज में उनको कहीं और दे दीजिए जमीन, बात खत्म हो जाएगी। सेना की मजबूती के साथ, सेना की सुरक्षा के साथ, सेना की गतिविधियों के साथ किसी तरीके का समझौता अगर होता है तो वो निश्चित तौर पर देश के लिए हानिकारक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब तो जांच हो रही है और इसमें कईयों की गिरफ्तारी की जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है, तो अभी भी आप कहेंगे ये सरकार का निकम्मापन है और सरकार की एक तरह से फेलियर है? मैडम 10 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जी जैसा मुख्यमंत्री है जो कट्टर हिंदुत्व की छवि के साथ आगे आते हैं, और अगर उनकी सरकार में, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, कोई गांव का एरिया नहीं है, और वहाँ अगर 10 साल से ये चल रहा तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वहाँ की गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह सचिव क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसका जवाब रुद्र जी आप दीजिएगा कि बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार की गलती है, 10 साल में आपने कुछ नहीं किया, और यही बात जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कहते दिख रहे हैं, लेकिन धामी सरकार की तरफ से और पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है 1 इंच भी जमीन जो है वो कहीं और जाने नहीं दी जाएगी। देखिए नवीन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि दोष तो सरकार का ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी जमीन को एक ट्रस्ट को अलॉट कैसे कर दिया जो किसी इस्लामिक संस्था या मतलब किसी भी धार्मिक संस्था से रिलेट कर रहा था। ऐसा भी नहीं है कि कोई एजुकेशनल सोसाइटी को उन्होंने करा। अगर कोई इस्लामिक संस्था से संबंधित ट्रस्ट को आपने वहाँ अलॉट किया तो उस सरकार की तो गलती थी, और अगर इस सरकार पे हम आरोप लगा रहे हैं तो इस सरकार ने तो उसको बनने तो नहीं दिया ना। जब सरकार के संज्ञान में आया तो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। अब देखने वाली बात है, अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो कौन सी पार्टी ने उसको अलॉट किया और अलॉटमेंट के पीछे की उसकी साजिश क्या थी? कांग्रेस ने किया था। जब कांग्रेस ने अलॉट किया तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो एकेडमी वहीं पे है और उसके बगल में आप एक ऐसे संस्था को अलॉट कर रहे हैं कि जो धार्मिक कार्यों में लिप्त होती है और एक इस विशेष वर्ग के लिए लिप्त रहती है। नहीं बेच सकते आप यहाँ पर कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? और 22 में मुझे लग रहा है यही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था जिस वजह से कांग्रेस की सरकार गई भी थी। किरण जी देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड में अभी भी उस भूमि का म्यूटेशन हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, पावर ऑफ अटॉर्नी पर रजिस्ट्री हो रही है। 10 साल से धामी जी की सरकार है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। लेकिन अब तो जांच हो रही है ना सर। अब अभी मैं आपने जो बात कही तो रुद्र जी ने जी कि साहब उस पर आपको रोक लगा, अरे भैया 10 साल से तो इस सरकार ने रोक नहीं लगा पाई। क्यों नहीं रोक लगा दी? इस समय जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री धामी जी ने, रोक देना चाहिए था कि ये जमीन किसी को ट्रांसफर नहीं होगी, जिनके नाम है उनके नाम यथावत रहेगी, और उसके बाद इसको नोटिस जारी करके अधिग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है उसकी। हमारे यहाँ जेवर में एयरपोर्ट बनना, तमाम जमीनें अधिग्रहण हुई है ना, धारा 6 में आप यहाँ भी कर लेते, कौन सी बड़ी चीज थी? इसको क्या है, केवल एक प्रोपोगेंडा बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ जिस तरीके से, चाहे वो हिंदू ट्रस्ट हो या मुस्लिम ट्रस्ट हो, और दूसरी चीज भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई हिंदू मुसलमान की जमीन नहीं खरीद सकता है या मुसलमान हिंदू की जमीन नहीं खरीद सकता है। हाँ, दलितों की जमीन में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, तो इस तरीके का प्रोविजन बना दो सरकार में। नहीं, लेकिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी के आसपास का तो नहीं क्षेत्र बेच सकते है ना, वो जमीन तो नहीं बेची जा सकती है ना, वो अगर कृषि योग्य है तो कृषि के लिए ही यूज होगी। आज भी सरकार के नोटिफिकेशन में वो कृषि योग्य भूमि है और कृषि योग्य ही कही जा रही है, उसका मालिकाना हक सरकार नहीं ले रही है। ले रही है। अब जिसको अधीन कर रही है उसको सरकार अपने अधीन कर रही है। ले लिए होती है, इसका प्रयास कर रही है, किया जा रहा है। हमारे बीच में डिबेट का विषय नहीं, अब किया जा रहा है। वही है कि कांग्रेस ने क्या ये बहुत बड़ी गलती की थी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी, आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे क्या? कांग्रेस की जो सरकार रही उत्तराखंड के अंदर में, मुझे लग रहा है आप लोगों में शायद ये मुद्दा जो है उतना जानकारी इसकी कमी है, तो ऐसा कुछ लग रहा है क्या? चलिए, मुझे लग रहा है जानकारी थोड़ी सी कम है क्योंकि वो IMA का मैटर है और उत्तराखंड दूसरे स्टेट का मैटर है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी कम है। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे तो बताइएगा। नहीं तो देखिए ऐसा है, हल्द्वानी के पास रेलवे की तमाम जमीन एक खास समुदाय ने कब्जा की हुई है, इसमें कोई लेश मात्र भी संदेह गुंजाइश नहीं है। जो कड़वा सच है वो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। आज तक वो जमीन खाली नहीं हो पाई है, और उसके बाद एक खास समूह गया और सुप्रीम कोर्ट से राहत ले आया। क्यों नहीं आप उनको हटा पा रहे हैं भाई?
क्यों नहीं आप मजबूत पैरवी कर पा रुद्र रहे जी, हैं कि- क्यों नहीं हटा पा रहे, उसके क्यों अंदर- पैरवी नहीं कर पा रहे? देखिए वो पैरवी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात तो नवीन जी बड़े जो हाँ। से उठा रहे हैं। लेकिन 5 साल की जब सरकार में उनको बसाया किसने? इस देश की जो कानूनी प्रक्रिया है आप उसको कैसे ध्वस्त कर सकते हैं? कोई भी आदमी जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट क्या कहता है कि जब तक मामले की सुनवाई हो रही है तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। हाँ। तो मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन नवीन जी उस व्यक्ति को बरी कर रहे हैं जिसने वो पूरी समस्या उत्पन्न कर दी। हल्द्वानी से लेके पूरे देहरादून में इस तरह की जो समस्याएं आई हैं वो कब प्रकाश में आई? जब नई सरकार आई और उस पे काम वो कर रही है तब तो दर्द हो रहा है लोगों को। आज भी ये प्रकरण कब सामने आया? जब ये सरकार थी नहीं तो ये मामला कब का है? 5 साल के समय में पूरे उत्तराखंड में कितने जगह पर किस किस को जमीन दी गई, किस तरीके से आवंटित करी गई या किस तरह से लोगों को वहां ला करके शिफ्ट किया गया, किससे छुपा हुआ है? तो उस समय नवीन जी तो एकदम चुप हो जाते हैं। ये सरकार कार्रवाई कर रही है तभी तो आप कोर्ट जा रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कोर्ट नहीं, चलिए इसका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन एक चीज है कि जो स्थानीय ग्रामीण है उन्होंने और आईएमएफ प्रशासन की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई तब ये कार्रवाई शुरू हुई। मतलब सरकार की नजर से चीजें बच कैसे रही थी? देखिए किरण जी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार खुद जाकर के हस्तक्षेप नहीं कर सकती है अगर जब तक उस मामला कहीं से निकल करके नहीं आए। नहीं, लेकिन आईएमएफ सिक्योरिटी के मसले पर तो हो सकता है ना? वो सिक्योरिटी का मसला फिर नेशनल सिक्योरिटी पे आ जाता है। बिल्कुल। आर्मी स्टेट पे आती ही नहीं है तो सवाल ये उठता है कि वो अपने आप से कैसे कंप्लेन करने चली जाएगी। अच्छा। लेकिन जो लोग वहाँ पर हैं, जिस चीजों को हम लोग इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बगल में एक संस्था क्यों 20 एकड़ जमीन खरीदती है और उस समय खरीदती है जब एक सरकार होती है जो उसका समर्थन कर रही होती। पूरे उत्तराखंड में और भी तो जगह है, वही जगह पर उन्होंने वही जगह क्यों लिया गया? वही जगह क्यों? मतलब इसके पीछे क्या ट्रस्ट की कोई मंशा रही, मदनी की कोई मंशा है? निश्चित तौर पर इस संभावना को नकार नहीं सकते हैं। हाँ। बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन हाँ। मेरा प्रश्न यही है, अभी आपने हल्द्वानी के मैटर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है ना, कौन स्टे लेके आ पा रहा है बाबा के बुलडोजर के खिलाफ? क्यों नहीं धामी जी बुलडोजर कार्रवाई कर पा रहे हल्द्वानी में, और इससे पहले क्यों नहीं करने की हिम्मत जुटाई? प्रश्न सरकार की इच्छा शक्ति का है। सरकार काम करना नहीं चाहती। दूसरी चीज जो आपने की कि वहां के लोगों ने, आपने भी बताया कि लोगों ने आपत्ति करी, आईएमए ने आपत्ति करी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 10 साल से धामी जी की सरकार और उसके बावजूद आप नहीं तो बताया ना रुद्र जी ने कि मतलब जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा तब तक क्या कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आर्मी का मैटर आता है, मिलिट्री का मैटर आता है तो ये केंद्र का होता है और इस वजह से केंद्र को भी यहाँ पर संज्ञान। बहुत इस पार्क में आके हम अपना मकान बनाना शुरू कर दें, जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा हम बनाते रहेंगे। ये क्या मजाक हुआ भाई? आपका प्रशासन किस लिए है? आपके सरकार के अधिकारी किस लिए हैं? आपका देहरादून विकास प्राधिकरण किस लिए है? क्या काम चल रहा भाई? आप सो रहे हैं, फिर आप मुख्यमंत्री क्यों? छोड़ दीजिए, आपकी अगर क्षमता नहीं है प्रदेश चलाने की तो। अच्छा चलिए, ये तो मौजूदा वक्त में जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर में आप सवाल उठा रहे हैं। जो पूर्व की सरकार रही थी, हरीश रावत की सरकार रही थी, क्लीन चिट तो इस मामले में नहीं दिया जा सकता कि इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? ट्रस्ट कैसे उस जमीन को ले सकता है? हो सकता है डरा धमका करके लिया गया हो सकता है कुछ और तरीके से लिया गया हो, जिसको लेकर के अभी असम में एक कह रहे हैं कि बिल लाने की तैयारी हो रही है कि आप बिना गवर्नमेंट की इजाजत के जो है आप इन चीजों को नहीं ले सकते, उनकी जमीन नहीं खरीद सकते। राजस्थान में भी यही बिल आने की तैयारी हो रही है, तो क्या देहरादून में बिल आने की आवश्यकता होगी? नहीं तो मेरा एक सवाल है किरण जी कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, हाँ। आरएसएस या जनसंघ वहां मौजूद नहीं थे उत्तराखंड में? कांग्रेस की जब सरकारें रही थी तब क्या कोई विपक्ष नहीं थी? क्या कांग्रेस वास्तव में इतनी लोकप्रिय पार्टी थी उत्तराखंड के अंदर कि एक भी विपक्ष नहीं था? कोई भाजपा नहीं थी, कोई जनसंघ नहीं था, कोई जनता पार्टी नहीं थी, और अकेले जो करते रही कांग्रेस की सरकार, ये होता रहा? क्या कमाल की चीज है भाई, ये कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब ये है कि वो लोग जो तत्कालीन कांग्रेसी थे आज भाजपाई हो गए हैं। ये कड़वा सच है। 132 सांसद इस देश के अंदर वो हैं जो कांग्रेस के सांसद कभी रहा करते थे, आज भाजपाई हो गए हैं। और वास्तविक भाजपाई, वास्तविक आरएसएस का कार्यकर्ता, वास्तविक जमीनी धरातल का कार्यकर्ता कहाँ है? वो आज भी वही पड़ा हुआ है कॉर्नर में जहां वो पहले कभी हुआ करता, जिसको आगे लाना चाहिए। उसकी जगह आप आयातित नेताओं को आगे लाकर केवल सत्ता का संचालन करना चाहते हैं और अपने खास समूह को लाभ देना चाहते हैं। ये वास्तविकता तो है। आपको ये लग रहा है कि सत्ता का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है? भले ही पैराशूट आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स लाया जा रहा है, लोगों को लाया जा रहा है, भले ही कांग्रेस से टूट करके आने वाले हैं बीजेपी में, कांग्रेस में भी बहुत टूट करके जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता पार्टियों के अंदर में दल बदल वाली स्थिति। तो ये बताइए कि आपको ये लग रहा है कि पैराशूट के हिसाब से जो आप कह रहे हैं इसमें अच्छा काम नहीं सरकार कर रही है? ये बड़ी कार्रवाई, इसकी तो सराहना होनी चाहिए ना। किरण जी देखिए, ऐसा होता है, विचारधारा रातों रात परिवर्तित नहीं होती है।
विचारधारा एक बहुत बड़ी चीज होती है। तमाम हमारे साथी खड़े हुए हैं, पर जो आते हैं वो तो यही कहते हैं, नवीन जी, जो आते हैं वो तो यही कहते हैं कि हमको उनकी आइडियोलॉजी पसंद आई। इतने हमारे साथी खड़े हुए हैं, युवा भी हैं और तमाम लोग हैं। कोई ये बता दे कि साहब एक रात में आपकी विचारधारा बदल जाएगी, असंभव है। अच्छा चलिए रुद्र जी इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, व्यक्तिगत लाभ के लिए विचारधारा बदलती है लोगों की। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर आपको वास्तव में राष्ट्र का हित करना है तो राष्ट्र के ऊपर सोचना पड़ेगा। केवल सत्ता बचाना, सत्ता चलाना, सरकारें तोड़ना, चुने हुए विधायक तोड़ लेना। अच्छा, ये सिर्फ बीजेपी के लिए है या कांग्रेस के लिए भी है? ये बीजेपी के लिए सजेशन है या कांग्रेस के लिए भी है? मुसलमान से लड़ाओ, सवर्ण को दलित से लड़ाओ, दलित को पिछले से लड़ाओ, अपनी सरकार बनाओ। यही तो चल रहा है इनका। तो कांग्रेस ने क्या किया? यूजीसी क्यों लेके आई बताइए तो जी। यूजीसी क्या? यूजीसी पे स्टे भी तो लग गया ना। लड़ाने काम किया ना, यूजीसी पे स्टे तो लग गया ना सर, क्योंकि स्टे तो लग गया ना यूजीसी पे। इनकी नीति अंग्रेजों वाली है, डिवाइड एंड रूल, लोगों को विभाजित रखो और अपनी सरकार चलाते रहो। और इनका न राष्ट्र अच्छा यूजीसी है, न राष्ट्र के हिस्से को लेना देना है, न युवाओं के भविष्य को लेना देना है, न आम जनमानस। चलिए इसका जवाब दीजिएगा रुद्र जी आप लोगों से। जो एक सवाल नवीन जी ने पूछा है, क्या रातों रात विचारधारा बदलती है? किसी भी पार्टी के अगर प्रवक्ता, नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, आपको क्या लगता है? कोई ना कोई आइडियोलॉजी है तो उसके पीछे तो जा रहे हैं। हाँ, आइडियोलॉजी है, इसके पीछे जा रहे हैं। हाँ, उसे होने दीजिए। होने दीजिए, मतलब इसमें कोई गलत नहीं है। आप युवा है, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है? चला नहीं पाएगी गवर्नमेंट। एक दिन में नहीं बदलती, आप एक दिन में नहीं बदल सकती। लेकिन होता है ना कि पार्टी में रहते हुए दूसरे की पार्टी की अच्छी लग रही है विचारधारा, धीरे धीरे करके एक दिन फाइनली हमने ज्वाइन कर लिया। उस दिन हम ऐलान करते हैं कि हमें उनकी विचारधारा अच्छी लगी, हम आज ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो हो सकता है। टाइम पीरियड होता है ना, थोड़ा हम देख रहे हैं चीजों को, समझ रहे हैं हर चीजों को, पार्टी उसके के बाद होता है। कुछ पार्टी के अच्छे काम होते हैं, कुछ पार्टी के बुरे काम होते हैं। हाँ। कुछ पार्टी एक जैसी होती है, सब पार्टी अच्छे काम नहीं करती। हाँ। सबके अलग अलग होते हैं, कुछ वो गलत कर रहे हैं, कुछ वो सही कर रहे हैं। ये होता है। ये होता है। आप क्या मानते हैं? नहीं कुछ नहीं। हाँ, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं अभी, नवीन जी। हाँ जी, हाँ। ये बोल रहे हैं मुख्य जो आरएसएस के लोग होते हैं वो आरएसएस के पीछे ही रखे वहाँ रुके हुए हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं? आरएसएस के हैं, सपा के हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं? जी ठीक है, आऊंगी बाकी। नितिन हाँ नवीन कहाँ का जो बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया प्रेसिडेंट, हाँ, वो भी आरएसएस से ही आए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के संचालक। अच्छा छोड़िए, प्रधानमंत्री तो आरएसएस के है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री तो आरएसएस के है ना। गृह मंत्री कहाँ से आए? हमारे प्रधानमंत्री मनोहर लाल आरएसएस के हैं। RSS से ही आए हैं ये, हाँ। सारे निकल के टोटल। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। हाँ, आप लोग में से और बताइए, क्या रातों रात विचारधारा बदलती है किसी भी नेता की जो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। मेन ये होता है कि इंसान की सोच होती है। इंसान की सोच होती है। हाँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का। हाँ ठीक है, आप क्या मानते हैं? कोई रातों रात तो नहीं बदलता, बहुत पहले से प्लॉटिंग चलती रहती है। प्लॉटिंग चलती रहती है। हाँ, बाद में वो कंफर्म करते कि हुए आज चीजें हुई। अच्छा, आप लोग क्या मानते हैं? रातों रात विचारधारा बदलती है क्या? बदल जाते हैं मैम, बदल जाती है रातों रात। ऐसे जो है ना, जो घोटाला करते हैं बीजेपी में चले जाते हैं ना, बदल जाते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन हो जाते हैं वो। ठीक है, रुद्र जी जवाब दीजिएगा। आप बताइए, आप पहले दिन तो बहुत बोल रहे थे, आज क्या हो गया है? अच्छा, विचारधारा बता दीजिए, आपकी विचारधारा बदली है कभी? सोच कभी नहीं, हमेशा सच्चाई पे रहेगी। नहीं, सच्चाई तो ठीक है, लेकिन कभी लगा हो कि ये सही है तो हमें विचारधारा थोड़ी बदल देनी चाहिए, लगा नहीं? विचारधारा हम क्या बदलेंगे? हमारा मुल्क इतना अच्छा है, इसमें हम क्या विचारधारा बदलेंगे? अच्छा, और बाकी चीजें तो होती रहेंगी। होती तो होती रहेंगी। अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हाँ, अब तो आप कुछ बोलेंगे। पूरा का पूरा डिबेट आपने सुन लिया। रात बदलना है तो अच्छे कार्यों के लिए बदलने तो जरूरी है, हाँ। तो रात क्यों ना हो। जी, अच्छे कार्य हो तो बदलते हैं। आप कुछ कहेंगे? दो सवाल, एक तो ये कि रातों रात विचारधारा जो है कभी बदलती है कभी नहीं भी बदलती है, लेकिन मैं दिग्विजय सिंह का एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक पोस्ट फोटो जो है वो शेयर किया, वो करके ये कहा संगठन की मजबूती यही है जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिखाई दिए, बाकी और संघ के प्रमुख दिखाई दिए, नीचे में बैठे हुए प्रधानमंत्री जो उस वक्त में सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पे थे। तो ये एक विचारधारा बदली है या नहीं बदली? थोड़ा अच्छा उनको लगा होगा, बट कांग्रेस डर की वजह से बोल नहीं पाए आगे। बहुत अच्छा लगा उनको। आज की तारीख में कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ, अच्छा, खत्म हो रहा तो उनको भी अपना जमीन तलाशनी है। एक कड़वी सच्चाई और बोलूंगा जी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना थी, मजबूत पार्टनर थी बीजेपी का। हाँ। रातों रात वहाँ सेंध लगी और मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी की यात्रा हुई, ये विचारधारा थी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की विचारधारा बदली, वो क्या विचारधारा थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगर नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर उनका हम इतिहास देख ले, वो तो थे ही बीजेपी और आरएसएस से, वो तो थे ही बीजेपी और आरएसएस से कनेक्टेड थे। वो तो डरा धमका के कांग्रेस में
शामिल किया। हाँ, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी विचारधारा क्यों बदली भाई? नवीन जिंदल की विचारधारा क्यों बदली? एक और आपके छगन भुजबल की विचारधारा क्यों बदली? मतलब पहले बड़े लेवल का भ्रष्टाचार आप करिए, चाहे किसी पार्टी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है आओ मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अच्छा, उन्होंने सवाल पूछा था कि आरएसएस के तो कई सारे हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी है आरएसएस के, मनोहर लाल खट्टर भी हैं आरएसएस के, तभी तो जाकर के आज इस पोजीशन पे आए हैं। हाँ, यस, मैं यही लाना चाह रहा था। हाँ, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है जो राजनीतिक रूप से पूरी भागीदारी करता, फिर सामाजिक संगठन नहीं माना जाना चाहिए। मैं आपत्ति करूंगी, मैं आपत्ति करूंगी इस बात पे। ऐसा नहीं, आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो आगे आप राजनेता नहीं बन सकते हैं। संविधान आपको अधिकार देता है इस चीज का कि आप राजनेता बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये आपको संविधान अधिकार देता है। सर, अधिकार देता है तो फिर राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। आप तो उनका नहीं है। मोहन कितनी बार तो मोहन भागवत ने इस बात का जिक्र कर दिया। बयान देखिए, मोहन भागवत ने कह दिया, उनका कैसा बयान है? तो वो तो हमेशा देश के लिए इस तरह का बयान देते हैं, हमेशा देते हैं। वो तो कहते हैं देश की सेवा में हम हैं। एपस्टीन फाइल पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं मोहन भागवत? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं प्रधानमंत्री? रूस से तेल खरीद अच्छा, आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत किस बात से है नवीन जी दिक्कत किस बात से है? एसआईआर पे, यूजीसी पे, यूसीसी पे बोला, इस बात से आपको दिक्कत है? या एपस्टीन फाइल पे नहीं बोला, अंग्रेजों के ऊपर में नहीं बोला, इस बात से दिक्कत है? आपको दिक्कत किस बात से आरएसएस के साथ? बड़ा समस्या ये है कि जो रूस से हम तेल खरीद रहे थे, लाखों करोड़ का हमको लाभ मिल रहा था। देखिए, आपने टॉपिक पे चले गए, नए टॉपिक पे चले गए सर। रातों रात परिवर्तन हुआ, क्या ब्लैकमेलिंग कर रहा है ट्रंप और आप बोल नहीं पा रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप, ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए नवीन जी, यहाँ से यहाँ से उठा के वो वहाँ पहुँचा देते। एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर है। मैं आपकी भाजपा की बात, उस सवाल का आपका जवाब देना चाह रहा हूँ जो आपने विचारधारा की बात जी। नेताओं के विचारधारा नहीं बदलते हैं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, लेकिन आम आदमी की विचारधारा बदल जाती है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। यूजीसी का एक कानून आया, जो सवर्ण बीजेपी का समर्थक था, हाँ। वही बीजेपी के खिलाफ हो गया। एक रात में विचारधारा बदल गई। विचारधारा आपके कार्य ये बड़ी बात। राजनीतिक दल को अगर आप शामिल करेंगे, नेताओं को शामिल करेंगे, तो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, उनके साथ आपको दिखाई देते हैं। अगर आप बताइए कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ उठते बैठते नहीं है? उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं है, या किसी और पार्टी के साथ नहीं है, तो वो उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो एक राजनीतिक दल है, और जैसे बार बार कहा जाता है, उनके मनभेद नहीं होते हैं, कोई उनका मतभेद नहीं है। हम उन पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम अगर आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी की विचारधारा आइडियोलॉजी के साथ बदल जाती है। अगर आपके काम उस तरह से नहीं होंगे तो आम आदमी रिएक्ट रातों रात करेगा। वो चीज आपको सामने मैंने क्या कहा, यूजीसी के एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि यूजीसी पे तुरंत रिएक्शन हो जाता है। लेकिन जब हम मुद्दे की बात को कहीं और से और खींचते हैं, जैसे नवीन जी ने पूरे रसिया, अमेरिका, ट्रंप तक लेके पहुंच गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, जैसे उन्होंने इसके पहले बहुत जोर शोर से कहा कि 4 साल 10 साल से सरकार, उन्होंने क्या नहीं किया। आप 70 सालों में आपने क्या किया था? इन जो जमीनों का वक्फ बोर्ड की बात आ रही है कि कहां कहां जमीनें दे दी गई हैं, कैसे दे दिया गया, जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसी से तो कहा जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, अपोजिशन। पूरे देश की जितनी नदियां हैं, अगर हम लोग नोएडा में आज हैं तो हिंडन से लेकर यमुना कब्जा हो गई, किसने रोक लिया? और उसको आप कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, उसी के तहत तो आप आगे जाएंगे। सरकार ऐसा थोड़ी है कि रातों रात लगा के तोड़ देगी, और तोड़ देगी तो आप ही विरोध में आके खड़े हो जा रहे हैं। तो आप अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पारों को लगा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब आप किसी चीज को कहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या थे। समस्या आप पैदा करते हैं और आप कहते हैं कि आप समाधान जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, समस्या आप पैदा करते हैं और समाधान नहीं। ये बड़ा कंट्राडिक्टरी बयान दे दिया है रुद्र भाई ने। कह रहे हैं कि सारी चीजें कानून के अनुसार चलेंगी, कानून जो फैसला देगा उसके अनुसार काम होगा। भाई साहब, वो यूपी में बुलडोजर डंके की चोट पे बाबा चला रहे हैं, और बढ़िया चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल भी दिया ना, ने रोका, लेकिन बावजूद चल रहा है ना, तो चल रहा है। अवैध निर्माण पे तो चलेगा ना सर। तो नहीं, धामी सरकार को फॉलो कर पा रही है। प्रश्न इस बात का है, अरे योगी जी कानून व्यवस्था बढ़िया किए हुए, स्वीकार करें, तालियां बजाओ यार, योगी जी कानून व्यवस्था बेहतर है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन धामी सरकार क्यों सुपर फ्लॉप साबित हो रही है? क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही भाई?
तो आपका कहना है कि उनको भी बुलडोजर चला देना बिल्कुल चाहिए? चलाना चाहिए, क्या बुराई है बुलडोजर चलाने में? हरीश रावत खड़े तो नहीं हो जाएंगे नहीं, वहाँ हरीश रावत खड़े हो या कोई बुलडोजर और के बात सामने करो, में? क्या लेना देना भाई? नहीं, आप नहीं, अगर हो जाएंगे ना। आप अगर कानून संगत काम कर रहे हैं, हाँ। रुद्र भाई ने बोला कि न्यायालय अनुमति देता है, हाँ। और जब न्यायालय अनुमति देता है तो धामी जी को क्यों नहीं दे पा रहा भैया? क्यों नहीं आप हल्द्वानी खाली करा पा रहे हैं? मेरा प्रश्न ये। दूसरी एक और चीज जो अभी इन्होंने कहा 70 साल हाँ, सुन लो आ रही हो, भाई साहब, आ रही हो, हाँ, अभी आ रही हो। 77वां गणतंत्र बनाया है हमने। हाँ। इन 70 वर्षों का जो आप जिक्र कर रहे हो उसमें अटल जी की भी सरकार रही है और आपके समर्थन से बीपी सिंह की भी सरकार रही है और तमाम कितने सरकारें बीपी रही सिंह की हैं। सरकार कितने साल? एक साल। हम कह रहे हैं 7-8 तो साल एक रहे ना। क्या? 55 वर्ष भारत के अंदर, सुन लीजिए, 55 वर्ष अगर भारत के अंदर कांग्रेस और उसकी समर्थित सरकारों ने राज किया तो इस देश को एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, एक आरटीआई एक्ट दिया है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आप कोई भी नैरेटिव गढ़ते रहिए। आप 2G का स्पेक्ट्रम का नैरेटिव लेके आए, आपने 20 दिन लगातार संसद नहीं चलने दी। कौन आरोपी सिद्ध हुआ आज की तारीख? कोल ब्लॉक घोटाला हल्ला मचाते थे, नवीन जिंदल कहाँ है? हाँ, भारतीय आ रही हो, जनता आ पार्टी रही हो के आपके साथ पास, है हाँ। आज की तारीख में। हाँ। शुभेंदु अधिकारी पर आपने आरोप लगाए, शुभेंदु अधिकारी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अजीत पवार स्वर्गीय हो गए, उन पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया घोटाले का, कहाँ थे? भाजपा के साथ आ गए। तो ये कौन सी विचारधारा से आप चला रहे हैं देश को? विचारधारा नहीं, ये वॉशिंग बड़ा मशीन सवाल है। कहते हैं ना, वॉशिंग मशीन कहते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, संसद इतना सब हमारा जो है ना टैक्स का पैसा ये सब खर्चा होता है। संसद हाँ। इतना दिन से जो है चल ही नहीं रहा है। आ। अब वो जो है राहुल गांधी जी को जो वो विपक्ष का नेता बात उठाएगा ना, हाँ। तो सुनना पड़ेगा। सरकार जो है सरकार का जिम्मेदारी होता अच्छा। है, तो सरकार चला नहीं पा रही है। अच्छा, सरकार नहीं चला पा रही है। आप लोग में से जी 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 हाँ, अभी आपने सवाल किया ज्योतिराज सिंधिया का, क्यों चले गए, कैसे चले गए? आप ईमानदारी से पूछे, फिर हिंदुस्तान में आप सर्वे करा लीजिए। आप वहाँ का जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे तो उसमें सही मानों में आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जो आप ओल्ड को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ईमानदारी से बताइए उस पर मुख्यमंत्री ठीक है। कौन होता? और भी स्टेट में आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए, या और आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में आप देख लीजिए। आप नए चेहरों को कब लाएंगे? सचिन पायलट जी का भी आरएसएस लाना तो गिना होगा। दिया कि जो आरएसएस के बंधु हैं वो बैठे हुए हैं नए पैरासूट के, जाहिर से तो कोई दूसरी पार्टी से आएगा वो तो रखेगा ही टॉप पे। मगर आप अपने नेताओं को थोड़ा थोड़ा कब साइड करेंगे? आप बताएं, अगर आप कमलनाथ मुख्यमंत्री उस पे न होते, ज्योतिराज सिंधिया होते, तो मध्य प्रदेश में सख्त ईमानदारी से बताना नहीं, सरकार किसकी चलता सरकार वहाँ पे, होती? सरकार चलता हुआ कोई जाता जो आदमी हाँ, ये देखिए एक ये चीजें उठती हैं कि कांग्रेस जो है अपने नेताओं को नहीं बचा पाते, तभी वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। किरण जी, कांग्रेस अपने नेताओं को छोड़िए, अपने संगठन को नहीं बचा पा रही है। अब नेता तो Absolutely, बहुत हाँ। बड़ी चीज है। हरियाणा में संगठन ही नहीं है। जी। संगठन नहीं है, संगठन उसका रातों रात बदल जाता है, बिक जाता है। हाँ। उत्तर प्रदेश में कोई बता दे कांग्रेस में अजय राय के अलावा किसी को जानता हो? कोई है ही नहीं। तो कि जानोगे कहाँ से? ये सच्चाई अच्छा, स्वीकार करिए। राजनीतिक दलों की, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का ये प्रवक्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, दोनों ही पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अब आपने जो सवाल पर ज्यादा थोड़ा सा ऑपोजिशन और सरकार को ये हाँ आपने जो सवाल कॉन्ट्राडिक्टी। किया, हाँ, कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ये सब चलता रहता है, ये सच्चाई है। वहां पर जो है जिस तरीके से संगठनात्मक, उससे पहले के नेता है। नहीं वो पुराने नेता हैं। अरे उससे पहले श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल उन्हीं का राज चलता था, बहुत सारे लोग रहे हैं। मैं एक और बात कह रहा हूँ, नहीं मैं एक बात और कह रहा हूँ। हाँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची निकाल के मुख्यमंत्री बनाना शुरू किया है, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए, अपने ही राज्य में आप हार के इतने लोकप्रिय थे और बावजूद आपको मुख्यमंत्री, तो ये क्या है? ये जनता की, भजन लाल शर्मा राजस्थान, ये जनता के ऊपर आप वो तो मुख्यमंत्री जीते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के नहीं, साथ नहीं, कहूंगा, एक मिनट, भजन लाल शर्मा तो जीते हैं। भजन लाल से चुनाव जीते, हाँ, मुख्यमंत्री चुनाव के जीते। चेहरा बन के नहीं जीते थे। सुन लीजिए, नहीं तो बीजेपी चेहरा उतारती नहीं है ना किसी भी चुनाव मैं में। बता रहा हूँ, मैनेजर है वो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैनेजर रखेगा ही, मुख्यमंत्री कोई नहीं है। और चाहे वो मध्य प्रदेश का आप उदाहरण ले लो, चाहे आप आसाम का ले लो, चाहे आप राजस्थान का ले लो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ मुख्यमंत्री नहीं मैनेजर है। इसमें केवल एक अपवाद है, योगी आदित्यनाथ, वो अलग टाइप के मुख्यमंत्री, सुनते किसी की नहीं है, अपने हिसाब से चलते हैं। चलिए, नहीं तो इसी पे रुद्र प्रताप जी ये बताइएगा कि बार बार ये कह रहे हैं कि मैनेजर हैं, तो ये हम अब तक या जनता भी अभी तक यही सोच रही थी कि नितिन नवीन को लाना या फिर यहाँ पर भजन लाल शर्मा को लेकर के आना, ये सब जो है एक तरह से उनको मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसको दिग्विजय सिंह ने भी जो है कहा था कि यही संगठन की मजबूती है कि जमीन पे बैठा नेता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जमीन पे बैठा नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये सब क्या झूठ है? नवीन जी के हिसाब से तो झूठ है, आपके हिसाब से क्या? देखिए, नवीन जी के हिसाब से तो इसलिए झूठ हो जाएगा कि हाँ। नवीन जी उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं कि जिस पार्टी के 3 ही सदस्य जो हैं हाँ। वो एलिजिबल हैं संसद में जाने के लिए। जैसे कांग्रेस की अगर बात करी जाए हाँ। तो कांग्रेस में राहुल जी, प्रियंका जी, दोनों लोग लोकसभा के सांसद हैं और उनकी हाँ। माता जी वो राज्यसभा की सांसद हैं।
और उनके परिवार में ऐसा कोई है नहीं जो अभी चुनाव लड़ सकता, नहीं तो वो भी रहता। अच्छा। तो बीजेपी कम से कम एक अपने आम कार्यकर्ता को, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, जैसे पर्ची निकाल रही है, तो किसकी पर्ची निकाल रही है? अपने लोगों के बीच से तो निकाल रही है, किसी बाहरी व्यक्ति को तो लाके नहीं बना दे रही है। तो जो उसका काबिल व्यक्ति, उसको समझ में आ रहा है, पार्टी का संगठन से नेतृत्व कहता है, उसको बना रहे हैं। कम से कम जोशी नाकाबिल है, बोलिए ना संजय जोशी नाकाबिल है। नहीं, हम एक किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं कि संजय जोशी जी कैसे हैं, क्या नहीं है, कैसे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक पार्टी अगर अपने कार्यकर्ता को, अपने संगठन को मजबूती के साथ आगे चला रही है तो उसमें बुराई क्या है? कांग्रेस अगर टूट रही है, आज तक के इतिहास में आपने देखा बीजेपी कभी टूटी है, तो उसकी मजबूती है। वो थोड़ी कह रहे कि आप क्यों टूट रहे? कांग्रेस में अगर ये कमी है तो अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो भी चिट पर ये करे कि चिट से निकाल ले अपने मुख्यमंत्री। कमी है ना कि सिर्फ गांधी 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 के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। मैं आ रही हूँ जनता से, आप ही के सवाल को यहाँ पर मैं लूंगी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या डेमोग्राफी चेंज और क्या बुलडोजर की कार्रवाई अब पुष्कर सिंह धामी को भी कर देनी चाहिए, जो बार बार नवीन जी कह रहे हैं कि अब आप कार्रवाई जो है वो कर ही दीजिए? और क्या नहीं, और क्या हर सरकार अपने अपने हिसाब से नहीं चलेगी? मतलब अपने राज्य को चलाना तो अपनी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी होती है। पुष्कर सिंह जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जो कर रहे थे। पहले भी किया था, उन्होंने हल्द्वानी में किया था, हटाई थी, झोपड़ियां हटाई थी। वो जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है बताइए? सरकार जब अपने मन से नहीं। देखिए, बिना बुलडोजर के भी अगर हटा के कार्रवाई की गई तो क्या गलत है? और अब नहीं हटिए, 10,000 एकड़ से ज्यादा की जमीनें खाली कराई गई हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हटी भाई, बुलडोजर चीजें कोई जरूरी नहीं। हर सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। अब कोई हर जरूरी थोड़ी कि बुलडोजर चलता रहे हर चीज में। तब तो ऐसे में कौन? हर कोई योगी नहीं, कोई योगी नहीं बन सकता। नहीं, ये निंदा नहीं है। तो ऐसे में तो जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पर भी बुलडोजर चलवा दे, वो भी अपना ले इस तरीके को। आप क्या कहेंगे? अगर बुलडोजर चलेगा तो फिर यही लोग विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे, यही लोग विरोध करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके उत्तराखंड में भी कि गलत हो रहा है। अभी इन्होंने कहा कि जब जनता चुनती है तो ये प्रत्याशी नहीं बनाते। जब सरदार पटेल सिंह जी 14 वोट से जीते थे और नेहरू जी को 1 वोट नहीं मिला था, उस टाइम क्या हुआ था? इतिहास में चले गए, इतिहास में चले गए। नहीं मानेगी इस चीज को, नहीं मानेगी। वो चीज भूल गए आप लोग। इनका यही रवैया रहा कि जो सच है उसको कभी ये सामने करते हैं लोग, कोशिश ही नहीं करते। जो उसके ऊपर ना परत पाई परत ना जमाते रहते हैं कि हमारा सच छुपा रहे। जी, अब इतिहास बोल के बचिएगा नहीं। बस बताइए, आप लोग में से कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि बीजेपी में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आप भी तारीफ कर रहे हैं कि योगी सरकार अच्छा है, तो वैसे उनको भी टाइम दो, वो भी अच्छा हो जाएगा और आप भी उसमें चले जाओगे। क्या बात है, आप बीजेपी के करिएगा तो बीजेपी का बताऊंगी। बीजेपी सब बढ़िया कर रही है ना आपके हिसाब से? अरे मेरे हिसाब से क्यों, आपके हिसाब से बताइए। जिता के आप लेके आते हैं, हम थोड़ी ना जिता के लेके आते हैं। जो कुछ भी काम अच्छा हो रहा है उसको अच्छा करना चाहिए, और जो गलत तो बताइए, तो वही बताइए ना अपनी बात। आप काहे मीडिया पे आ रहे हैं भाई? जनता जिता करके आप लोग लेके आ रहे हैं, 3 बार से उनको लेकर के आए हैं। अरे आपने कर दिया ना क्लियर, अरे कर दिया ना क्लियर। हाँ, जब आपने पूछा कि 14 वोट से हार या जीत हुआ, आपने करेक्शन किया कि वो, अरे मुझे खुद को पता है कि वो प्रधानमंत्री के लिए था, मुझे खुद को पता है प्रधानमंत्री के लिए था, तभी तो मैंने उसको करेक्शन नहीं किया। चलिए ठीक है, मीडिया हूँ, गूगल थोड़ी ना हूँ भाई। अरे भाई तो ठीक है, मीडिया हूँ, गूगल, आपकी बात को मैंने काटा भी तो नहीं ना। मैंने कहा कि नहीं पता था, चलिए ठीक है, नहीं पता था, आपने करेक्ट कर दिया ना। लेकिन मेरा ये कहना है, चुनाव हुआ क्यों था और चुनाव का मतलब क्या निकलता है? जिसके पास वोट ज्यादा वो क्या बनेगा? चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे पंडित क्या बोलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे प्रधान ये क्या बोलते हैं, बाकी कोई भी पद पर हो, चुनाव होता तो इसी के लिए है ना। तो बस गलती थी ना, प्राइम मिनिस्टर वो गलती थी ना, नहीं हो गया ना। हाँ, बस ये कहिए कि करेक्शन करिए, भाई आरोप नहीं लगाइए, आरोप नहीं लगाइए ना बार बार। हाँ ठीक है, सुनिए, आरोप नहीं लगाइए भाई। जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए नहीं था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए था, और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता वही देश का अंतरिम प्रधानमंत्री होता, इसी के लिए इलेक्शन था। तो जब उनको वोट मिले वो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनते, उसके बाद जब इलेक्शन होता तो देखा जाता। तो जब उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिए तो अंतरिम प्रधानमंत्री वो बनेंगे कैसे? तो सवाल तो यहीं से उठता है ना कि जो चुनाव हुआ था उसके बाद ही जो अंतरिम अध्यक्ष होता पार्टी का वही प्रधानमंत्री बनने जा रहा था।
क्या फ्री एंड फेयर वो चुनाव था? नहीं, फ्री एंड फेयर वो चुनाव था फिर। उसको आप छोड़ दीजिए, वहाँ से हम और आगे बढ़ जाते हैं। जब हमने लोकतंत्र अपना लिया 47 में, तो उसके बाद एक परिवार का पैदा हुआ हर व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन गया? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनती हैं। इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी क्या कर रहे थे कि आते ही प्रधानमंत्री बन गए? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं और उस आदमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो एक परिवार से आ रहा है, आज एलओपी क्यों बने हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी आज एलओपी क्यों है? अगर नहीं, मोदी जी तो जमीनी स्तर के नेता है। एलओपी बन जाते 40। हाँ, एक मिनट आ रही हूँ बस। हाँ, 75 साल के हो गए, वही बोले थे ना कि जो जिसका एज 75 साल का हो जाता है वो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिखा नहीं है, बीजेपी के उसमें कुछ नहीं लिखा है। मार्गदर्शन में चले जाते हैं हमारे यहाँ। मार्गदर्शन में नहीं लिखा है। और बीजेपी को जनता ने मोदी जी को बनाया है, जनता ने बनाया है, पूरे भारत की जनता ने मोदी जी को बनाया। राहुल गांधी की तरह नहीं, पीलीभीत हार के वहाँ चले गए बनासकांठा। कहाँ चले राहुल गांधी की तरह। चलिए ठीक है। हाँ देखिए ऐसा हाँ, है। अच्छा ठीक है, आ जाइए। अरे भाई आपस में आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, लड़ाई लड़ना है। हाँ, देखिए वैचारिक लड़ाई है, मनभेद नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है किरण जी, हाँ, हम तो मोदी जी के बड़े भारी वाले भक्त थे। मैं तो स्वयं अंधभक्त रहा हूँ 2019 तक। अचानक से क्यों बदल गए? मेरा अंधभक्त का चश्मा कैसे उतरा मैं बता रहा हूँ। 2019 तक आप खूब बातें करते रहे। 2022 में आपने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हम देंगे। हवाई दावे हो गए, किसान बेचारा आत्महत्याएं कर रहा है, कर्जे में लदा हुआ है, राहत नहीं है। आपके वादे, आप 10 लाख का सूट पहन के हवाई पूरा विश्व आइए, इधर आ जाइए। आज की तारीख में हाँ। जब जनता को समझ में आया तो उसी जनता ने 303 से 240 के ऊपर लाके आपको खड़ा कर दिया है और ये दिखा दिया है कि जनता की ताकत है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है और आने वाला 29 का चुनाव बहुत निर्णायक होने वाला है। क्योंकि देखिए देश की जनता अच्छा, 29 से सब पहले कुछ बर्दाश्त कर लेगी। अच्छा, कपट, झूठ, हाँ। दंभ अच्छा, बर्दाश्त करने वाली नहीं। उससे पहले बिहार का जो इलेक्शन हुआ उसको क्या लेके कहेंगे? नहीं, बिहार में बिल्कुल बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। जो चुनाव जनता ने भाई, दिया, तो अगर आदमी को स्वागत करना हाँ, चाहिए, करना अच्छा चाहिए ना। हुआ है। लेकिन आज की तारीख में बिहार हाँ, की जनता वही आपके 10,000 रुपए बांट के आप चुनाव तो जीत लाई, लेकिन आज की तारीख में अच्छा, क्या हो रहा है? 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ है कल। चलिए 10,000 नोट की वजह से जीते। हाँ, नहीं, 90% बिहार में चुनाव गलत हुआ है। अच्छा। कैसे आप जीत आ सकते हैं? 5 कैंडिडेट आपका सेम वोट, सेम ईवीएम, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। बीजेपी, अगर बीजेपी वहाँ पे नहीं रहे, वहाँ कांग्रेस जीत के आती, चाहे आरजेडी जीत के आती, तुरंत ईडी सीबीआई उसके पीछे लग जाती बीजेपी। तो ये तो बीजेपी की गलती है। बीजेपी वहाँ पे ईवीएम अगर आज हटा दे बीजेपी ईवीएम, तो बीजेपी अपनी जगह पे। अच्छा, तो फिर किससे होना चाहिए चुनाव? जैसे बैलेट पेपर पे होता था वैसे चुनाव हो। अच्छा, ईवीएम किसके वक्त में आया? बीजेपी ईवीएम किसके वक्त में आया? हाँ। कांग्रेस लाया था। तो तब तक अगर झारखंड में वो चीजें नहीं किया था। अच्छा, क्या एसआईआर कांग्रेस ने ये चीजें लागू नहीं किया था कांग्रेस। लेकिन जो अभी ईवीएम के डेट में ना आप लाओ, अभी आपके सामने मैं गिन के दिखा दूंगा, सिर्फ 5 वोट उसमें कोडिंग होती है। कोडिंग के थ्रू मैं आपको 100 वोट गिराऊंगा भाजपा के अगेंस्ट और 100 वोट कांग्रेस के अगेंस्ट। अगर उस कोडिंग में मैं चेंजेस कर दिया, से पहला 100 वोट बीजेपी पे जाएगा और दूसरा उसके बाद जितना वोट आएगा वो कांग्रेस पे जाएगा, तो वो कोडिंग में चेंजेस होके आप जितना वोट डालोगे वो चेंजेस होके। अच्छा, कहाँ के हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से? क्या नाम है आपका? मेरा अभिजीत नाम है। अच्छा, अभिजीत जी, जो कह रहे हैं उसमें पुख्ता सबूत है ना आपके पास? पुख्ता सबूत क्या है? चलेगी नहीं, ईवीएम नहीं, पुख्ता सबूत है ना? ठीक है, ईवीएम होता है। अच्छा, ईवीएम ला के दिया जाएगा तो कर लोगे ना आप? मैम, ईवीएम पे होता है। आप बैलेट पेपर पे बिहार का चुनाव करा दो ना। पूछ रही हूँ, बैलेट पेपर पे आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ोगे कि पीछे आओगे भाई? कहाँ से टेक्नोलॉजी? जब चाइना सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी को आप लाके फंसा दे रहे हो, हम टेक्नोलॉजी ला दिए। अच्छा, तो नहीं होना चाहिए ईवीएम, बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। क्यों फॉरेन की हमारी कंट्री क्यों छोड़ दी ये सारी चीजें? अरे फॉरेन को छोड़िए, आप अपने देश की बात करिए ना। जो यूज कर लिया उसको सब कुछ समझ में आ गया, ये बेकार है, तो वही चीज हम लेके आ गए। सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो ईवीएम है उसके कोडिंग होती है, जो इतना वोट यहाँ पड़ा वो वहाँ पर तब्दील हो जाता है, जो आरोप ऑपोजिशन भी लगाते हैं।
देखिए किरण जी, इसके लिए चुनाव आयोग पिछले 6 साल से कह रहा है कि जिसके अंदर योग्यता हो आके साबित कर ले, वो तो इनाम भी रख दिया ताकि आप आइए, ये भी है। और वो कोडिंग करके दिखा ले, तो कहाँ नहीं दे रहा है? वो तो बुला रही है कि अपने आप आइए चुनाव आयोग के आइए, आप अब वो रोड चलकर जो भी कह देगा सबको लेके घुमाते रहे। इसका ऑफिस है दिल्ली में, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो उसमें तो उसने इनाम भी रखा था, आप आइए। नहीं तो हर स्टेट में है ना सवाल। ईवीएम के साथ बैलेट पेपर पे भी टच करा लेना, एक वोट ईवीएम पे गिरे, एक वोट बैलेट पेपर गिरे, एक कैंडिडेट दोनों गिरा, क्यों नहीं गिरा? यहाँ पे चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, मैं भी बीजेपी का अनुभव आदमी हूँ। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि अगर लग रहा है तो आप जाकर के दिखा दीजिए, बताइए चुनाव। क्यों नहीं? दिल्ली, आप तो दिल्ली रह रहे हैं तो दिल्ली में भी तो दिखा सकते हैं ना। मैं अगर अच्छा, आप वोट क्यों देने जा- जा रही हैं, हाँ। अगर 100 कैंडिडेट वोट देने गया तो 100 अगर वोट जिस पे भी गिरा है उसके साथ एक बैलेट पेपर रखिए, अगर उसको आप साबित अरे आप करना आइडिया चाह नहीं, रहे हैं। पहले ये तो प्रूफ तो करिएगा ना, तभी तो आइडिया दीजिएगा, क्यों- सजेशन क्यों तब नहीं? दीजिएगा क्यों ना। नहीं? अभी आप कहीं भी देखो जहाँ हाँ, बीजेपी की अरे, सरकार नहीं है, हाँ। वहाँ एकदम से बीजेपी एकदम से आ जा रही है सत्ता में। अच्छा। ऐसा क्या है? अच्छा, झारखंड में क्या हो गया फिर? झारखंड में तो वहाँ चले और नहीं, बंगाल में भी नहीं चलेगी। कर्नाटक में भी क्यों? अगर आज बीजेपी अगर ईवीएम हट जाना तो बीजेपी वहाँ अच्छा, से बाहर हो कर्नाटक जाएगी। में भी क्यों नहीं चली और यहाँ पर क्यों नहीं चली? कर्नाटक और यहाँ क्यों नहीं चली, मतलब झारखंड में क्यों नहीं चला? झारखंड में तो नहीं चलेगी। क्यों? झारखंड में हेमंत सोरेन के सामने कोई नहीं है। अच्छा, कैसे? हेमंत सोरेन के सामने नहीं है। अच्छा, उन्होंने ईवीएम हैक किया क्या? वो क्यों कर लेंगे? उन्होंने, अरे भाई, मतलब यार ये गजब बात है आप कह रहे हो। नहीं, वो ईवीएम क्यों कौन लेकर के आता है? ईवीएम इलेक्शन कमीशन ना, इलेक्शन कमीशन लेके आता है। इलेक्शन कमीशन लेके आता है ना। तो ये बताइए, झारखंड में दूसरी पार्टी जीत रही है तो वो ईवीएम सही है? नहीं, कर्नाटक में वो ईवीएम सही है, और जहां पर बीजेपी जीत जाए वहां वो ईवीएम गलत है, उसको हैक किया जा रहा है। ये तो चुनाव आयोग पे आ रही है। वही सवाल है, ये कैसा सर? जीत गई तो ईवीएम गलत। हाँ? झारखंड में जीत गया है तो ईवीएम गलत। तो ईवीएम सही है आपका, कैसे कैसे? झारखंड का ईवीएम झारखंड के सीएम मैनेज करते हैं, हाँ। बाकी स्टेट में तो ईवीएम बताइए फिर, तब तो वहां पर भी होना चाहिए ना। नहीं मैनेज होता है। अच्छा, अरे कैसे नहीं होगा भाई? ईवीएम इलेक्शन कमीशन देता है। हाँ। इलेक्शन कमीशन जो बिहार में कर सकता है वो तो झारखंड में भी कर सकता है। आप एक चीज बताओ, सिंपल, एक चीज ये बताओ आप आप। 5 सीट 5 कैंडिडेट सेम वोट सेम काउंटिंग अरे, में कैसे हो सकता है? प्रोबेबिलिटी पड़ी है। आइए इधर आ जाइए, आप भी आइए। Possibility नहीं है। प्रोबेबिलिटी ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ये किसने बोला? किसने बताया आपको ये चीज? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, प्रूफ तो दीजिए, किसने बोला? बस ईवीएम क्या है, किसने बताया? हाँ? पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, और उन्होंने कांग्रेस हराया, शिरोमणि अकाली दल को हराया, बीजेपी हारी। अच्छा, बीजेपी तब नहीं कर रही थी? देखिए ईवीएम में ऐसा चीजें है, आपको अगर आप करना है, अरे नहीं ईवीएम के साथ नहीं, एक हमारा बैलेट पेपर सुनिए और एक सुनिए, EVM, टेक्नोलॉजी में दोनों ऑलवेज जगह आप आगे यूज बढ़िए, मैं टेक्नोलॉजी में ऑलवेज आगे। और मेरा देखिए कि वाह भाई, बैलेट पेपर में एक ही सवाल, तो आपका फिर ईवीएम हैक हर जगह होना चाहिए ना। जो चीज फॉरेन चलिए। चीजें छोड़ दे वो हाँ। चीजें आप इस्तेमाल करो। हाँ, आ रही हूँ, बस आ रही हूँ आपके पास। हाँ, बंगाल को बांग्लादेश बना देंगे, ऐसे हिंदू नहीं, हम बांग्लादेश बना हाँ। बांग्लादेश बैलेट पेपर से हुआ था और 15 वोटर कांग्रेस के, उसकी तरफ बीजेपी तरफ क्यों चले गए? बताइए। नहीं वो तो ठीक हाँ, ये तो झारखंड का भी देख लिया, ये चंडीगढ़ भी देख लिया, क्यों? बताइए। बैलेट पेपर से ही होगा। नहीं, हाँ बैलेट पेपर से हुआ। नहीं तो जो अच्छा रहेगा, जो कैंडिडेट अच्छा वोटर उसके पास क्या चले? अच्छा, वहाँ पर कैंडिडेट अच्छा रहेगा और यहाँ पर कैंडिडेट अच्छा नहीं दिया गया था क्या? अगर मोदी जी क्यों नहीं अपने उम्र उनका 70 साल हो गया। अरे क्या फिर आप अलग जा रहे हो, अलग जा रहे हो। डिसीजन आप नहीं ना लोगे भैया, मोदी जी का डिसीजन आप नहीं ना लोगे। एक बात कहूंगा, हाँ। साइंस कैन बी ए गुड सर्वेंट नॉट ए गुड मास्टर, ये बड़ी सच्चाई है। साइंस एक अच्छा नौकर हो सकता है, एक अच्छा मालिक नहीं बन सकता है। तो साइंस के विषय में हम लोग अगर तर्क करें, कुतर्क करें, बहस करें, मैं समझता हूँ इस विषय के जो विज्ञान के विशेषज्ञ हैं वो इस पर अपनी बेहतर राय दे सकते हैं। आईटी के लोग अपनी बेहतर राय दे सकते हैं, जो आईटी क्षेत्र में काम करते हैं वो जानते हैं। मैं एक सरल भाषा में चीज जानता हूँ, कि घर के अंदर हमारा टीवी रखा होता है, दूर हम रिमोट लेके बैठे होते हैं, हम उससे अपने आप को रिमोट टीवी को ऑपरेट कर लेते हैं बिना किसी इंटरनेट के। तो ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, कुछ भी कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, इसको नकार इशारा कहाँ है? नहीं, इशारा तो सीधा है। इशारा कहाँ है इशारा सर? बिल्कुल सीधा है। और हम चाहेंगे इसे इशारे पे रुद्र प्रताप जी आप जवाब दीजिए। हम मुझे मालूम है आप बोलेंगे नहीं, इशारा आपका किधर है? किरण जी, जो कुछ नहीं करता है वो दूसरे पारूप लगा देता है। सबसे आसान तरीका ये है। हाँ। अभी आपने अपने यहाँ लोगों को तो बुला नहीं रखा है, हाँ। तो आम जनता के बीच से है। हाँ, हम लोग हैं, देखिए हम ही को घेर लिया, उठ आम लोगों हम ही को घेर लिया। आम लोगों
लोगों उधर भी दे रहे हैं, उधर भी IT एक्सपर्ट है, वो भी दे रहे हैं। तो अगर एक बात बताइए, इस चीज पे तो सबसे आसान तरीका है, आप आरोप लगा के ईवीएम पर चुपचाप घर बैठ जाइए। आप 30 दिन काम नहीं करेंगे तो जनता आपको वोट कैसे दे देगी? और ये बहाना बना करके आप बच नहीं सकते। आप कितने भी तर्क दे चलिए तर्क करिए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो नेता जनता के बीच रहेगा, जनता का काम करेगा, जनता उसी को वोट देगी। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अपने बोलने के लिए एक अच्छी बात है कि कह देते हैं कि ईवीएम हो गया, इस तरह से मैनिपुलेट कर लिया गया। अभी जैसे उन्होंने बोला 10,000 रुपए दीजिए, राहुल गांधी ने तो लोकसभा में 8,000 देने की बात कही थी, खटाखट, तो उस समय तो विरोध नहीं किया। तो जब आप कर रहे हैं तो नहीं तो दे कैसे पाएंगे? सरकार पहले तो बनाए, जिस प्रदेश में आपकी सरकार उसमें 8,000 दे के ये भी है। अच्छा खींचा इन्होंने आपको। सीधा सरल सा जवाब दे दिए रुद्र जी, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है तमाम राज्यों में, वहाँ क्यों नहीं बांट रहे 10,000 रुपए भाई? फिर तो सारी जगह महिलाओं में दे रहे, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे पैसा? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा में लखपति दीदी है। अरे हरियाणा में लखपति दीदी भी है। आप 10,000 की बात करो, लखपति दीदी। अच्छा लखपति दीदी में पैसा ही तो दिया जा रहा है। यही लखपति दीदी तो, यही तो लखपति दीदी वहाँ पर भी है बिहार में। क्यों महाराष्ट्र के अंदर आप 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं? क्यों लाडली बहना के नाम पर मतलब? अब देखिए बराबरी में पैसा नहीं दे रहे, उसमें भी नाराजगी है। हाँ प्रदेश सरकार की योजना है, वहाँ के हिसाब से उन्होंने योजना बनाई, ठीक उसको है। दे रहे हैं। लेकिन आपकी बात पर विश्वास नहीं हुआ ना, आप भी तो देने के लिए कह रहे थे, लेकिन आप पे भरोसा नहीं किसी को हो रहा। तो सवाल ये उठता है कि जो आप नहीं कर पाते हैं, तो जैसे नहीं होता कि कहावत है कि जब आप कुछ नहीं कर पाते तो बोल देते हैं आंखें में किसी ने। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने आकर के वो पैसा मांगा भी था ना, कि अब दे नहीं रहे, तो सरकार बनी नहीं। भाई ऐसा है, देखिए चुनाव आयोग जिस तरीके से हाईजैक हुआ है और मोदी सरकार के चरणों में नतमस्तक हुआ, ये कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। हमने पहले भी चुनाव आयोग देखे, इस तरीके का चुनाव आयोग कभी नहीं देखा गया। दूसरी चीज आपने कहा योजनाएं, मैं योजनाएं गिनवा रहा हूँ आपको। इन 11 वर्षों में डेवलपमेंट बता दीजिए नोएडा के अंदर किसी का हुआ हो? डेवलपमेंट कहाँ हुआ? भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार 600 कार्यालय में जड़ जमीन के, RSS का 400 करोड़ का कार्यालय नागपुर में, 150 करोड़ का दिल्ली में बना, ये डेवलपमेंट है। इनके अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं जानते। कांग्रेस का कार्यालय भी बना, बता दीजिए। कांग्रेस कार्यालय कहाँ बना बताओ? क्यों नहीं बना? कहाँ बना? दिल्ली में कांग्रेस का नया कार्यालय बना। नहीं, अकबर रोड के सिवा वहाँ कार्यालय नहीं बना कांग्रेस का। उसका उद्घाटन हुआ, आपको पता नहीं चला? नहीं, हम आपको एड्रेस दे देंगे कांग्रेस। अच्छा आपने जो चुनाव आयोग को लेकर के आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखे। मैं ये कह रहा था मैम, जैसे सर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का समर्थक है, तो जब हमेशा कांग्रेस जीतती थी तो इसका मतलब चुनाव आयोग उनका समर्थक था जो कांग्रेस हमेशा जिताता था। और जैसे भाई ने हमारे बात कही थी कि ईवीएम हैक हो जाता है, आप मुझे पहले ये बताइए ईवीएम हैक कैसे करेंगे? अपना उसमें वाईफाई है ना, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है, तब कैसे? सर वाईफाई होता है, क्यों नहीं होता टीवी में वाईफाई? बताइए कौन सी टीवी में वाईफाई नहीं होता? आप मुझे बताइए ना। ईवीएम में स्मार्ट टीवी चल रहा है। अरे आपको नॉलेज ही नहीं है मैडम, इनको बोलो सैफई महोत्सव क्या था? अच्छा चलिए सैफई होती है, सैफई महोत्सव, अच्छा हाँ होता है, कैसे हैक करोगे बताइए? आप इंक्रिप्टेड कोड होता है ईवीएम में, कैसे हैक करोगे? उसके अलावा चिप मैन्युफैक्चर होती है डायरेक्ट। इस बार तो सारे IITians हमारे पास है। IIT नहीं है सर, इंजीनियर है, पर इंजीनियर। हाँ बताइए कैसे कंपनी बना रही है गुजरात की। अच्छा ये सर पता है क्या हो गया? ये घुमा फिरा करके ना चुनाव आयोग को अपनी हार का एक ठीकरा फोड़ने का एक जगह हो गया है, जहाँ पर चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ देना है कि पहले सरकार के खिलाफ मतदान करती है, आप हाईजैक करके सिस्टम। अच्छा चलिए कितने लोग हैं मुश्किल से? अच्छा नवीन सर ज्यादा नहीं जाएंगे, कितने लोग हैं? मुझे लग रहा है 20-25 लोग होंगे। इनमें हम वोटिंग करा लेते हैं, इनमें हम वोटिंग करा लेते हैं, एक सच्चाई देख लेते हैं। आप हाँ बीजेपी क्या है? कौन सी पार्टी को वोट करें? बीजेपी कांग्रेस भी चलेगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी सब चलेगा। किसको आप प्रेफर करते हैं? समाजवादी पार्टी, श्री राम, बीजेपी। सर कम से कम 25 लोग और उनमें मात्र एक समाजवादी पार्टी। सबसे बड़ी मुद्दे की बात, जो एकमात्र वोटर अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, वो भी बीजेपी को बोल रहा है। बीजेपी चलिए हाँ बीजेपी का वोटर था हाँ, लेकिन यूजीसी पे बीजेपी क्यों चुप है आज तक? हाँ नहीं स्टे लग गया ना। हाँ स्वर्ण समाज नाराज है इससे। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से ही ये हारेगी। हाँ। हारेगी
क्योंकि बिहार में आज की डेट में चुनाव होता ना, हाँ। ये निश्चित हारती। देखिए यूजीसी पे बीजेपी हार सकती है, यूपी देश भी। चलिए ये इनका कहना है। और देखिए मैं एक चीज कहूं, ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बीजेपी के अगेंस्ट और बीजेपी के खिलाफ सवर्ण जाति वाले लोग उतरते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ वो यूजीसी है। अब ऐसे में जब उतरते हैं तो किन किन शब्दों का इस्तेमाल होता है नवीन जी, ये आपको पता होगा, चूड़ी पहन लो जैसी, लेकिन एक भी नेता सामने नहीं आता ये कहता है कि हमारे खिलाफ इतना गलत क्यों कहा गया, या जेल हमें भेज देना चाहिए इन सवर्णों को। ये सब चीजें नहीं हुई, यही है देश की अभी अच्छी बात। नहीं, मैं एक चीज बता दूं, नेता बोले न बोले, नेता जनता से होता है, जनता नेता से नहीं होती। बिल्कुल जनता जनार्दन। दूसरी चीज जो आपने कहा, व्यापक समर्थन में कहता हूँ, अगर 5000 लोग होते हैं, 5000 समर्थन करते हैं, कोई नई बात नहीं है। हिटलर का भी समर्थन कुछ इस तरीके से लोग किया करते थे, बाद में विद्रोह हुआ था, बहुत समय लगा। मतलब नकारात्मक में भी सकारात्मक चीजें खोज लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नवीन जी और रुद्र प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और आपने गहमा गहम ये बहस की है। तमाम जनता का शुक्रिया।